पर। तो आज हम आ गए हैं एक नई फिल्म के एक्सप्लेनेशन के साथ, जो है सोसाइटी ऑफ स्नो। ये फिल्म रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है। तो चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है अक्टूबर 1972 में, जहां एक रग्बी टीम मैच के लिए प्लेन से दूसरे मुल्क जा रही थी। इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो पहली बार मुल्क से बाहर जा रहे थे। कुछ प्लेयर्स की फैमिली मेंबर्स भी उनके साथ आ गई थी। इसके बाद प्लेन उड़ान भरती है। कुछ ही देर में वो बर्फीले इलाकों में पहुंच जाती है, लेकिन अचानक ही उनका प्लेन जोरों से हिलने लगा। फिर तुरंत ही देखते बर्फ का तूफान आ गया, जिसकी वजह से प्लेन बेकाबू हो जाता है और नीचे की तरफ जाने लगता है। लेकिन फिर भी पायलट्स ने हार नहीं मानी और उन्होंने इस खतरनाक तूफान से प्लेन को निकालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन प्लेन कंट्रोल में ही नहीं आ रहा था और अंदर की सारी चीजें इधर उधर गिरने लगी और अचानक ही ये प्लेन एक बहुत बड़े पत्थर से जाकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से ये प्लेन दो हिस्सों में टूट गया और कुछ ही देर में ये हिस्से एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा दूर होकर बिखर गए और इसका सामने वाला हिस्सा भी बर्फ में जाकर टकरा गया। इसकी वजह से प्लेन के अंदर लोग और सामान भी इधर उधर बिखर गए और इस हादसे के बाद तो कई लोग मौके पर ही मर गए और जो लोग बचे वो लोग भी बहुत ज्यादा जख्मी थे। इसके बाद दो लड़के कैबिन को खोलकर पायलट के पास जाते हैं, जिसकी भी हालत एकदम नाजुक पड़ी थी, लेकिन अगले ही पल वो भी दम तोड़ देता है। देखते ही देखते रात हो गई और टेम्परेचर भी गिरने लगा। इसके बाद जितने लोग बचे थे उनका ठंड से बुरा हाल होने लगा और वो ठंड से बचने के लिए अब प्लेन के बचे हिस्से में चले गए और उसके छेद को लाशों से और बचे हुए सामानों से ढक दिया ताकि हवा अंदर ना आए। फिर वो लोग अंदर जाके छिप गए। इस हादसे की वजह से काफी लोग सदमे और दुख में थे। कुछ लोग डर की वजह से चिल्लाने लगे और काफी ज्यादा सदमे में चले गए थे। फिर बाकियों ने उन लोगों को सहारा दिया। फिर सारे लोग वहां पर जैसे तैसे सो गए। फिर अगली सुबह जब ये लोग उठे तो उनमें से भी कुछ लोग मरे पड़े थे। इसके बाद तूफान थम चुका था, इसलिए वो सब लोग बाहर आ गए, लेकिन इसके बाद भी दूर दूर तक उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इसलिए जिंदा रहने के लिए वो इंतजाम करने लगे। उन्होंने सारे बैग्स चेक किए और जो भी खाने का सामान था वो सब निकाल दिया। इसके बाद सारे लोग एक जगह बैठते हैं और वो जो बचा हुआ खाना था उसमें से कुछ खाना खाते हैं, लेकिन ये लोग ये सोचकर भी परेशान थे कि ये खाना कितने दिन तक चलेगा, पता नहीं उन्हें कितने दिनों तक यहाँ रहना पड़े। फिर तभी इनके ऊपर से एक प्लेन गुजरती है और ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि इनको प्लेन देख ले या फिर सुन ले, लेकिन हम देखते हैं कि वो प्लेन इनको नोटिस नहीं करती और वो वापस चली जाती है। ये लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। अब तीसरे दिन एक लड़के को होश आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा जख्मी होता है। उसकी हालत बहुत खराब थी, उसका पूरा चेहरा बिगड़ गया था, लेकिन वो होश आने के बाद जैसे तैसे रेंगते हुए अपनी बहन के पास जाता है। ये अपने मॉम डैड के बारे में पूछता है, जिससे पता चलता है कि इसके मॉम डैड की तो मौत हो गई है। जिसके बाद वो अपनी बहन को पकड़कर बहुत ज्यादा रोने लगता है और पुराने टाइम को याद करता है। फिर ये पीने के लिए पानी का इंतजाम करते हैं, जिसके बाद ये बर्फ को पिघलाकर उस पानी को पीते हैं और जैसे तैसे ये लोग गुजारा करते हैं। इसके बाद सबने मिलकर बैग से एक्स का निशान बना दिया, जिसे देखकर आसपास जो भी गुजरे उन्हें इसके होने का अंदाजा हो और वो लोग इन्हें बचाने आ जाएं। जिसके बाद हम देखते हैं दूसरे दिन एक और प्लेन इनके ऊपर से गुजरता है और ये लोग बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं, उन्हें इंडिकेशन देते हैं, लेकिन इनका उस प्लेन से काफी दूर होने की वजह से वो प्लेन इन्हें नोटिस नहीं कर पाती, क्योंकि ये बर्फ की पहाड़ियाँ काफी ज्यादा सफेद थी और इनका प्लेन भी सफेद कलर का था, जिसकी वजह से ये नोटिस नहीं हो पा रहे थे। इसके बाद कुछ लोगों को याद आता है कि प्लेन के पिछले हिस्से में बैटरीज थी, जिस बैटरी की मदद से शायद ये रेडियो को ऑन करके अपनी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट तक पहुंचा सके। जिसके बाद इनमें से कुछ लोग इस प्लेन को ढूंढने के लिए थोड़ी ऊपर जाते हैं, लेकिन वहां से इनका प्लेन दिखाई ही नहीं देता। फिर इन्हें पता चलता है कि ये प्लेन क्रैश तो काफी ज्यादा दूर हुआ था, जिसके बाद वो सर्च ऑपरेशन पे निकल जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें अंदाजा हो जाता है कि शायद प्लेन का हिस्सा इधर उधर होने की वजह से इन्हें कोई भी देख नहीं पा रहा
अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और एक हफ्ते ऐसे ही देखते देखते गुजर गए और इस एक हफ्ते के अंदर उनका सारा खाना खत्म हो जाता है। अब इस इलाके को देखकर हम समझ पाते हैं कि यहाँ पे ना तो कोई जानवर है ना ही कोई पेड़ पौधा जिसको खाकर ये शायद जिंदा भी रह लेते हैं। जिसके बाद हम इनको काई खाते हुए देखते हैं जो पत्थरों पर जमी हुई थी। जिसके बाद भूख से तंग होकर नेडो कहता है कि अगर मुझे जिंदा रहने के लिए लाशों का मांस भी खाना पड़े तो मैं खाऊंगा। जिसकी बात सुनकर कुछ लोग तो राजी हो गए, लेकिन कुछ लोगों को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो बहस करने लगे। लेकिन टाइम के साथ साथ इनकी भूख इतनी बढ़ने लगी कि वो तो जूतों के लैस, सिगरेट सब खाने लगे और ये बहुत ज्यादा ही परेशान हो गए थे। जिसके बाद दूसरी सुबह होती है और हम देख पाते हैं कि नेडो देखता है कि उसकी बहन ने भी दम तोड़ दिया है। जिसके बाद वो बहुत दुखी था कि मॉम डैड के बाद आज उसकी बहन ने भी दम तोड़ दिया। ये सब देखकर एक छोटा बच्चा बहुत दुखी होता है और वो अपने मॉम डैड को एक खत लिखता है। जिसके बाद हम देखते ही देखते 21 दिन हो गए थे। जिसके बाद कुछ लोग भूख की वजह से पागल हो रहे थे। वो कुछ भी खाने को तैयार थे, बस कुछ भी मिल जाए, उनकी भूख मिट जाए। जिसकी वजह से कुछ लोगों ने उनकी हालत देखकर उन्हें अब लाशों को खाने की इजाजत दे दी थी। जिसके बाद फिर लोग बाहर गए और कांच के टुकड़ों से उन मांसों को काटा और वो उसे खाने लगे। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि इन्हें एक बर्फ में दबा बैग मिलता है और उस बैग को तोड़ने के बाद पता चलता है इसके अंदर एक रेडियो है और उस रेडियो को ये बनाते हैं और उसे एक एंटीना बनाकर जोड़ते हैं। जिसके बाद वो रेडियो ऑन हो जाती है और उस रेडियो को सुनकर इन्हें पता चलता है कि गवर्नमेंट ने इनको ढूंढने के लिए 60 से ज़्यादा बार प्लेन भेजे थे, लेकिन किसी भी बार इनकी लोकेशन उन्हें पता नहीं चली क्योंकि गवर्नमेंट ने शायद ये समझ लिया कि सारे लोग मर गए हैं और वो प्लेन तबाह हो गई है। जिसको सुनकर सारे लोग बहुत दुखी हो जाते हैं और यहाँ उनकी हिम्मत उन्हें जवाब देने लगती है। जिसके बाद वो बचे कुचे 5 लोग जो मांस खाने को तैयार नहीं थे, उन्हें भी मांस खाकर गुजारा करना पड़ता है क्योंकि अब ये सुनकर उन्हें पता चल गया था कि शायद अभी उनको कोई भी ढूंढने नहीं आने वाला और पता ही नहीं कितने दिन इनको इस वीराने में रहना पड़ेगा। इसके कुछ देर बाद 3 लोग फिर से उस प्लेन के पिछले वाले हिस्से को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। फिर रात हो गई जिसकी वजह से इन्हें वहीं पे रुकना पड़ा। अब अगली सुबह हम देख पाते हैं वो चारों लोग जो मलबा ढूंढने गए थे वो बर्फ से ढके हुए खुद को पाते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा ठंड से कांप रहे थे। ये बहुत ज़्यादा ठंड से कांप रहे थे। जिसके बाद वो उस टूटे हुए मलबे के टुकड़े में बैठकर फिर ऊपर से नीचे आते हैं। जिसके बाद वो वहाँ पहुँच जाते हैं और वो लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। फिर वो उस प्लेन के आगे के हिस्से में बैठकर सब लोग बातें कर रहे होते हैं ताकि इनका बुरा वक्त अच्छे से गुजर पाए और किसी को भी बुरा फील ना हो। लेकिन इसके दौरान ही इनके ऊपर एक बर्फ का जोरदार तूफान आकर गिर जाता है जिसकी वजह से ये पूरी प्लेन बर्फ के नीचे धंस जाती है। इस प्लेन के अंदर बाहर बर्फ ही बर्फ थी और सारे लोग इस बर्फ के नीचे धंस गए थे। अब ये सारे लोग बर्फ खोदकर एक दूसरे को इससे निकालने की कोशिश करते हैं। फिर कुछ ही देर में ये सारे लोग बाहर आ जाते हैं, लेकिन उनमें से एक औरत जो घायल थी वो बर्फ में ही दबी रह जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। निकलने के कुछ देर बाद ही इन्हें फिर से एक तूफानी आवाज़ आने लगती है जिसके बाद ये समझ जाते हैं कि फिर से एक तूफान आने वाला है और देखते ही देखते ये भयंकर तूफान इनके ऊपर आ जाता है और इस बार फिर कुछ लोग बर्फ में दबकर मारे जाते हैं। इसके बाद एक लड़का नुमा जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने पैरों से इस प्लेन का शीशा तोड़ने लगता है और वो प्लेन का शीशा तोड़ देता है, पर इसके बाद उसका पैर जख्मी हो जाता है। फिर कुछ देर रहने के बाद उन्होंने उस प्लेन से बाहर निकलने के लिए एक छेद बना लिया जिसके जरिए जो प्लेन के अंदर बचे हुए लोग थे वो बर्फ के मलबे से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद वो लोग एक दूसरे से खुशी से मिले क्योंकि चीज की तो खुशी थी कि वो सारे लोग बचे हुए हैं। लेकिन नुमा यहाँ देख पाता है कि जहाँ पे उसे चोट लगी थी उस हिस्से में उसे दर्द नहीं हो रहा, वो सुन पड़ गई थी। फिर धीरे धीरे इन सब ने मिलकर उस प्लेन पर से बर्फ हटा दिया और जिसमें ये कामयाब रहे। इसके बाद फिर ये कुछ लोगों को मदद के लिए भेजने का फैसला करते हैं
लेकिन इससे पहले जो बर्फ के पहाड़ियों पर गए थे उनकी हालत अभी भी बहुत खराब थी और कुछ के तो फेफड़ों में पानी चला गया था और उस दोस्त की मौत हो गई, जिससे ये सारे लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। जिसके बाद जो खत उसने अपने मॉम डैड के लिए लिखा था वो लोग इसे संभाल कर रख लेते हैं। अब देखते ही देखते 36वां दिन आ गया था और इसके बाद जैसे ही मौसम खुला, नूमा और उसके साथी ढेर सारे कपड़े पहनकर मदद के लिए जाने के लिए रेडी हो गए थे और वो वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन बीच रास्ते में ही नूमा गिर जाता है क्योंकि उसका पैर बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया था और उसके पैर में इन्फेक्शन लग गया था। जिसके बाद उसके दोस्तों ने उसे वापस ले जाने का फैसला किया, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं अकेला चला जाऊंगा, तुम लोग आगे बढ़ो। अब जैसे तैसे नूमा वापस तो आ गया, लेकिन उस बेचारे की हालत बहुत ख़राब थी, इतनी ख़राब थी कि वो आते के साथ ही बेहोश हो गया। अब जो बाकी साथी जो प्लेन का पिछला हिस्सा ढूंढने निकले थे वो चलते जाते हैं और आखिरकार उन्हें उस प्लेन का हिस्सा मिल जाता है, जिसको देखकर वो बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद उन्होंने कुछ साथियों को बुलाया और यहाँ का पड़ा हुआ सामान था उसमें से कुछ जरूरी के सामान इकट्ठा करवा लिए, जिस सामान के अंदर साफ कपड़े, खाने का सामान और बहुत सारे चॉकलेट्स थे, जिसको देखकर वो लोग बहुत खुश हुए। इसके बाद वहाँ उन्हें वो बैटरीज मिल जाती है जिसके जरिए वो रेडियो को ऑन करके सिग्नल भेज सकें। जिसके बाद वो रेडियो को बनाते हैं और सिग्नल भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आता क्योंकि रेडियो एक्सीडेंट की वजह से खराब हो गया था, जिसे ये पूरी तरह से सही नहीं कर पाए थे और जिसकी वजह से सिग्नल नहीं जा रहा था। जिसके बाद ये थक हार कर वहीं बैठ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि नोमा का जख्म भी दिन पर दिन बहुत ज़्यादा बदतर होता जा रहा है और उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। नोमा अपनी हालत देखकर समझ गया था कि वो अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाला है। नोमा ने खाना पीना बंद कर दिया था ताकि उसके हिस्से का खाना उसके दोस्त खा सके, क्योंकि उसे उम्मीद ही नहीं थी कि अब वो बचेगा। उसके दोस्तों को प्लेन के पिछले वाले हिस्से से बहुत बड़ा वाटरप्रूफ का कपड़ा मिलता है। उसे जोड़कर इन्होंने किसी तरह एक बहुत बड़ा सा स्लीपिंग बैग बना लिया, जिसके अंदर सोकर ये बर्फीली तूफान में आसानी से रात गुजार सकते थे। इसके बाद इन्होंने अपने छोटे रेडियो में खबर सुनी। हालांकि इन्हें फंसे हुए 58 डेज हो गए थे, लेकिन अब भी एयरफोर्स उन्हें ढूंढने के लिए एक आखिरी प्लेन भेजने वाली है। ये सुनकर कुछ लोगों ने कहा कि हमें मदद के लिए ऊपर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन तभी नूमा इनसे बहुत ही दुख भरी आवाज में कहता है, सुनो दोस्तों, अगर मैं मर जाऊँ ना तो मेरी लाश को खा लेना, क्योंकि तुम सब में से कोई एक भी अगर जिंदा बच गया तो हमारी मौत जाया नहीं जाएगी। और इतना बोलते ही उसने दम तोड़ दिया। उसके हाथ में एक नोट जिसमें लिखा था, तुम्हारे लिए मर कर मैं इमोर्टल बन गया हूँ, मतलब मर कर भी मैं जिंदा हूँ। उसकी ये बात देखकर सारे लोग बहुत ही ज्यादा भावुक हो गए, लेकिन साथ साथ उनके अंदर हौसला भी पैदा हो गया। जिसके बाद इनमें से कुछ साथी मदद के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। अब आखिर वो पहाड़ को पार कर लेते हैं और पहाड़ की चोटी पर पहुँच जाते हैं, लेकिन वो वहाँ से ये देखते हैं कि इसके आगे भी एक बहुत बड़ा सा पहाड़ है और ये देखकर वो लोग बैठ जाते हैं और ये सोचने लगते हैं। फिर उन्हें ख्याल भी आता है कि वो वापस चले जाते हैं, लेकिन अब क्योंकि वो अपनी हिम्मत टूटने नहीं देना चाहते थे तो कैसे भी कर अब वो आगे जाने का फैसला करते हैं। और हम देखते हैं कि इनकी मेहनत रंग ले आई थी, क्योंकि कुछ देर चलने के बाद ही इन्हें साफ पानी की एक नदी मिल जाती है, जिसमें से ये खूब पानी पीते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। तभी अचानक कुछ दूर पे घोड़े पे सवार इन्हें एक आदमी नजर आता है, जिस आदमी को देखकर ये खुशी से पागल हो जाते हैं। ये उसे देखकर मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन वो आदमी दूर था, जिसकी वजह से उसे इनकी बातें समझ नहीं आ रही थी। इसीलिए वो एक कागज और पेन को इनकी तरफ फेंकता है। जिसके बाद इन लोगों ने अपनी पूरी कहानी लिखकर उस कागज को उसकी तरफ फेंक दिया और मदद मांगी। जिसके बाद वो आदमी उस कागज को लेकर फौरन भागा और शहर में आकर ऑफिसर्स को दे दिया। फिर इस बारे में एयरफोर्स की रेस्क्यू टीम को बता दिया जाता है और रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से स्टार्ट की जाती है। फिर वो आदमी उन दोनों को अपने घर ले जाता है और उन्हें पूरी तरह से कुछ ही देर बाद ये इलाका पूरी तरह से रिपोर्टर से भर गया था, जो उन दोनों से कई तरह के सवाल करने आए थे। जिसके बाद इनके और साथी जो पहाड़ी के पीछे बर्फीली तूफान और बर्फीली जगह पे फंसे हुए थे, वो रेडियो के जरिए ये खबर सुनते हैं। जिसके बाद वो खुशी से झूम उठते हैं। जिसके बाद उन्होंने हाथ मुंह धोया और अपना सारा सामान पैक कर लिया, क्योंकि अब उन्हें पता था कि रेस्क्यू टीम आकर उन्हें बचाने वाली है। अब आखिरकार 71वें दिन हेलीकॉप्टर उन दोनों के साथ आकर उनके
उसकी पूरी टीम को यहाँ से ले जाती है। फिर बचे हुए 16 लोगों को फौरन वहाँ से ले जाया जाता है। फिर उन्हें जल्दी से शहर लाया गया जहाँ उनकी फैमिली वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब वो सारे लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। अब इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पे हजारों की तादाद में लोग उन्हें देखने आए थे, क्योंकि इन्होंने इतनी मुसीबत में भी अपने आप को जिंदा रखा, जिसके लिए लोगों ने इन्हें देखने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ गई थी और हिम्मत नहीं आ रहा। और अपनी इसी बहादुरी की वजह से ये लोग वहाँ से बच निकले। लेकिन इस रात ये लोग एक दूसरे से अलग नहीं सोए, सारे लोग इकट्ठे ही थे, क्योंकि उस हादसे का सदमा इन पे बहुत ज़्यादा गहरा था। वो इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन उनमें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने थोड़ी बहुत कोशिश की और उन्हें बचा लिया गया। वो डटकर खड़े रहे कि उन्हें जीना है किसी भी तरह, किसी भी हाल में, जिसकी वजह से उनके सामने मुश्किल वक्त भी हार गया। जिसके साथ ही ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको नेक्स्ट स्टोरी कौन सी देखनी है कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय।